की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का, जब आपको ये पता हो कि इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। देखिए, इस यहाँ पे ना दो इश्यूज है। एक तो है कि सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ एंड पेशेंट्स, और दूसरा जो पेशेंट्स भी वायलेंस करते हैं। दो इश्यूज है हम लोगों के। जो डॉक्टर्स हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे, 5 दिन पहले वो इसीलिए स्ट्राइक पे थे कि पेशेंट्स ने उनके साथ वायलेंस किया, हाथापाई करी। आपको पता है इमरजेंसी में जैसे बताया कि सीरियस पेशेंट आते हैं, हर कोई तो ठीक हो नहीं सकता, अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं बच्चे। और ये जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, 70% हर हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग सारी जो सेवाएं हैं इन्हीं बच्चों के ऊपर, इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर चलती है। तो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो इन लोगों के बच्चों की सिक्योरिटी होना एक तो बहुत बड़ा इशू है। आप लोग भी अपने अपने बच्चे, आप लोगों के भी बाहर पढ़ने जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो कितनी इनसिक्योरिटी होती है अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए। तो इन बच्चों के भी दूर दूर से आके ये लोग पढ़ते हैं, तो इन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स भी कितने इस टाइम इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। एक तो ये इशू है कि हम लोगों डॉक्टर्स की सिक्योरिटी जरूरी हम लोगों को चाहिए, और इसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से सरकार से एक सेंट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जो वायलेंस जगह जगह होती है, अगर हम सब डॉक्टर, अगर डॉक्टर भगवान तो है नहीं है, इंसान है, कोशिश कर सकते हैं बचाने की, हर मरीज को नहीं बचा सकते। अगर हम बचा सकते तो हमारे डॉक्टर्स की खुद की तो डेथ होती ही नहीं ना, हमारे घर वालों की तो डेथ होती ही नहीं, सबको तो नहीं बचाया जा सकता ना। तो कोशिश कर दी जाती है, पर अगर कोई हादसा हो जाए तो पेशेंट एकदम वायलेंट हो जाता है। आजकल ये इतना ज़्यादा हो गया कि हर हफ्ते देश के किसी न किसी कोने से हमें वायलेंस की खबरें आती हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कर दी पेशेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने। तो ये 23 स्टेट्स में ये कानून है डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के लिए। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। जो भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट वायलेंस करें उनके अगेंस्ट तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत उन पर एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, आज जो इंसिडेंस अब जो हुआ है वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की बात है कि आप लोकल सिक्योरिटी अपनी कैसे इंक्रीज करें। जैसे कि पेशेंट्स भी इवन सेफ नहीं होते, तो नेचुरली एक कोई भी जगह है आप पेशेंट्स के अटेंडेंस को अलाउ करते हैं, लेकिन आपको लिमिट करना पड़ेगा इस चीज़ को। लोकल आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल है। ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं करते। IMA DMA हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इन लोगों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उनके और ये बाकी डिटेल आपको उन लोगों ने बताई है, ये बच्चे भी बताएंगे। बस आपसे ये हमारी सरकार से ये डिमांड है कि सेंट्रल लॉ लाए जिससे कि लोगों में एक भय हो कि हमको वायलेंस नहीं करनी है। वायलेंस किसी चीज़ का नहीं है। बाकी आपको पता है बहुत सारी कोर्टें, अगर किसी को लगता है डॉक्टर ने गलत किया है तो कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, पर वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं। मैडम, सरकारों से आपकी बात हो रही है, पिछले कितने टाइम से बात हो रही है, और आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? ये हमारी बात कई सालों से, 2, 3, 4, 5 सालों से चल रही है। बीच में एक उन्होंने कोशिश भी करी थी और प्राइवेट उसमें पार्लियामेंट में प्राइवेटली भी ये प्रेजेंट किया गया था, पर सरकार ने इसको नहीं माना। तो एक MP के थ्रू ये प्राइवेट बिल भी लाने की कोशिश की गई, पर इसको सरकार ने नहीं माना। तो हम लोगों की यही डिमांड है। अगर देखिए, किसी भी देश की तरक्की 2 चीज़ पे निर्भर करती है, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे।
अगर हमारे देश की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे अगर ये आज डर जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या ये लर्न करेंगे और किस तरह से ये आगे के डॉक्टर बनेंगे। डर डर के चीज़ें लिखेंगे, जो नहीं टेस्ट लिखने वो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो ये आपका डर कब तक खत्म हो जाएगा? जब सरकार से हमारी डिमांड है, हम बार बार कहते हैं सरकार से कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लॉ लेके आना चाहिए। नहीं लेके आएंगे फिर हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो वो दूसरे तरीके कब अपनाए जाएंगे मैडम? ये दिन पर दिन हादसे हो रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव और आपको आज मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ किस तरह की चीज़ें घटनाक्रम हो रहे हैं जीटीबी अस्पताल के अंदर। आज से 4 से 5 दिन पहले 40 से 50 लोगों का जुर्म, धारदार हथियार, चाकू लेकर अस्पताल के अंदर घुसता है सुबह और रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी देता है कि आप अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो आपको यहीं के यही काट डालेंगे। अगर आप बाहर निकले तो बाहर काट डालेंगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह चेहरे पर ऐसे इफेक्ट है। फीमेल डॉक्टर हमारे डॉक्टर दहशत में आ गए। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा। वो भी उस टाइम पर डरे हुए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। इस तरह दहशत का माहौल, डॉक्टर ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। इस तरह दहशत का माहौल था। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया इस तरह के घटनाक्रम के बाद हम लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। इतना डरते हुए हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया। हमने 1.5 दिन तक स्ट्राइक किया। हम गए प्रशासन के पास मिलने के लिए। प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रशासन ने हमें बोला कि हाँ आपकी मांगें एग्रीड है, ये सब तरह की बातें। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाए। और उसी टाइम पर एसीपी साहब भी वहाँ पर थे, एसएचओ साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर्स को डेली टैकल करते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम मान लें। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में कोई गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर एसएचओ साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला कि हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले तो हमने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही कम है। जीटीबी अस्पताल को ईस्ट दिल्ली का जो बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही ऐसा पॉपुलेशन सबसेट को कैटर करता है जहाँ पहले से इतना जो है वायलेंस और क्राइम की घटनाएं आती रहती हैं, ये सब आपको विदित है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पर जीटीबी अस्पताल को पूरे दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोला जाता है। अब एम्स की आपको कंडीशन बताता हूँ। एम्स में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी। उसमें 90 से 120 गार्ड्स हैं, जिनमें से आधे ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो आधे प्रेजेंट हैं वो भी 60-55 साल के। आप जाएंगे तो आप देखकर बता नहीं सकते कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको बताया गया कि आप हमारी हेल्प करिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करिए, उन्होंने बोला हम ट्रेन करेंगे। ये सब हुआ। अभी तक सिर्फ उस दिन की बात थी और आज की बात है। कोई सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात नहीं हुई, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर से उनसे किसी तरह की बात नहीं की गई पुलिस के द्वारा। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया गया। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर 90 से 120 फंक्शनल है। इतना बड़ा अस्पताल है, 7000 लोग यहाँ पर डेली का आते जाते रहते हैं। उसके लिए क्या सिर्फ आप बताइए 100 जो लोग हैं, 7000 डिवाइड भाई आप करिए 100, क्या एक गार्ड 700 लोगों पर कंट्रोल कर सकता है? मैं एलजी साहब को बोलूँगा कि आप इस बात पर ध्यान रखें, दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आप वहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि आप स्ट्राइक, आपने 3 दिन पहले स्ट्राइक किया, वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप मीडिया कर्मी हैं और सारे जो लोग देख रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शपथ लिए कि हम जो है मरीजों की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो पूरे प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा है।
आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का, जब आपको ये पता हो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगले दिन आप जिंदा वापस नहीं लौट आएंगे। इस तरह की दहशत में रेजिडेंट जी रहे हैं और कल के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज है। ये आप सबको मैं ये एक सवाल ये है कि जैसे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इमरजेंसी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी? जो देखिए, इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित करने का हमारा किसी भी तरह का कोई भी इसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है, देखिए हम कोऑपरेटिव हैं, हम ये चाह के चल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातें सुनेगा। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो जो दिल्ली सरकार है और जो एलजी साहब हैं वो हमारी मांगों को सुनेंगे। क्या आपको पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार कहीं ऐसा तो नहीं, आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैंने बोला है कि दिस इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एसएचओ साहब, एसीपी साहब को 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद भी ये घटना हो गई। तो आप बताएं, अगर इस तरह की घटना तो कौन सी, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और मरीजों की हेल्प करने के लिए, मरीजों को अपनी सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए। मुझे नहीं मतलब है कि कौन जिम्मेदार, मुझे ये पता है कि पुलिस का ये फेलियर है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, दिस इज सिक्योरिटी इज बेयर मिनिमम वी आस्क फॉर। सर, वी वर्क 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24, 48 आवर्स। क्या हम अपनी मूलभूत सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मांगे? हम कौन जिम्मेदार है सर, आप बताएं। अभी जो है वो अस्पताल प्रशासन से आपके पास लेटर आया था, फिर आपने भी जवाब दिया, तो ऊपर कुछ बात हुई है? जो उन्होंने साफ मना कर दिया है नीचे आके हमसे बात करने के लिए। नेक्स्ट और किसी अरे ये क्या है तुम्हारा? उनको बोलने तो दो सर पूरा। दोबारा दोबारा से मैं नितेश कुमार, डॉक्टर नितेश कुमार, मैं XRD के स्टूडेंट अभी जैसा अभी जैसे पार्टी का बताया कि कैसे अभी 3-4 दिन पहले भी ये इंसिडेंट था, उस समय भी हम लोग ऊपर गए और हमारी बड़ी सिंपल सी मांग थी कि हर जगह पे जो भी ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे स्टील डोर्स होने चाहिए, स्टील के प्रॉपर डोर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी हमारे पास जो अभी सिक्योरिटी थी उस टाइम पे उसको डबल करने की बात की गई थी। हॉटस्पॉट एरिया जो कि जैसे CLR है, गायनी कैजुअल्टी है, सर्जरी इमरजेंसी है, इन सब जगहों पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो अभी भी हुए थे। और कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें भी थी, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम था ताकि जो मरीज के साथ जो लोग आते हैं उनको वार्ड्स के पास ना बैठाकर बाकी कहीं और बैठाया गया और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से उनको जरूरत पे बुलाया गया। एक मरीज के साथ 2 रिलेटिव्स को हमने एंट्री की बात की गई थी। ये सारी बातें हमने की थी और क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने की बात की गई थी। उसमें CMO, CCMO और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, इन लोगों को इन्वॉल्व करने की बात की। ये सब मिनट्स ऑफ मीटिंग में पेपरों पे आया था। उन्होंने बोला था कि अभी हम 1-2 महीने के अंदर ये सब कुछ हम लेकर आएंगे और अभी सिक्योरिटी हम आपकी हॉटस्पॉट एरियाज में डबल कर देंगे। बट जो WPMS की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्हीं की सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि यही सिक्योरिटी कंटिन्यू करेंगी। अभी उन्होंने उसको हटाने की कोई बात हमसे नहीं की थी कि हमारी डिमांड ये भी थी उस समय, ये सिक्योरिटी एजेंसी सफिशिएंट नहीं है हमारे हॉस्पिटल के लिए। हमारा हॉस्पिटल जैसे कि आप समझ सकते हैं इस दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा थिएटर 7000 OPD के पर्चे कटते हैं डेली हमारे यहाँ लगभग, और 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हमने इस वजह से हमने बताया था कि ये सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सक्षम नहीं है इसको संभालने की। और इसी